कोशिश ये हो रही है कि ना सिर्फ ये कि सुओ मोटो की ताकत चीफ जस्टिस से ली जाए और फुल कोर्ट का मामला किया जाए, बल्कि इसके साथ बेंच का भी। जहाँ तक ताल्लुक है इख्तियारात के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि सुओ मोटो को तो रिवर्स नहीं कर सकते, जिस तरह से आपने भी कहा कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन जो बेंच फॉर्मेशन है उस पर जो बाकी जजेज़ हैं उनकी राय लिए बगैर बेंच फॉर्मेशन, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सवाल है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जो है वो एतराफ़ कर लिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं था कि वो इलेक्शन की तारीख को एक्सटेंड करते। 3 जजेस ही होंगे तभी सुओ मोटो लिया जा सकेगा। और इसके अलावा ये भी बात की जा रही है कि जी किस तरह बेंच बनाया जाए, उसके हवाले से भी सोचा जा रहा है। एक चीज तो इस मुजव्वदा कानून के तजवीज़ किए जाने से क्लियर हो गई कि हुकूमत ने ये तस्लीम कर लिया कि इस वक्त उनके बयानिए में, उनके नैरेटिव में एक कमजोरी है और उसको पुर करने के लिए लेजिस्लेशन की जरूरत। अव्वल तो कानून आईन की में दिए गए इख्तियारात को तलब नहीं कर सकते। नंबर 2, ये अगर कानून को पास भी कर देते हैं तो मौसर व मादी नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ भी तबले जंग बजा दिया है। अदलिया में इस्लाहात के नाम पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद करने पर तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। आगाज नून लीग ने पहले सोशल मीडिया पर अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाकर किया। जलसों में नाम लेकर और तस्वीर चलाकर मरीम नवाज ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस के इख्तियार पर सवालात उठाए और इस हवाले से कानून साजी का मुतालबा किया, जिसके फौरी बाद वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास बुला लिया गया। और अब काबीना के इस खुसूसी इजलास को लेकर जो कहानी सामने आ रही है, इसके मुताबिक ज़राए का कहना है कि हुकूमत चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस लेने के इख्तियार को ख़त्म करने जा रही है। मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि अज खुद नोटिस फ़र्द वाहिद का इख्तियार नहीं, चीफ जस्टिस से सुओ मोटो नोटिस का इख्तियार लेकर फुल कोर्ट को देने की तजवीज़ है। हुकूमत को जल्दी इतनी है कि ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस का इख्तियार लेने के लिए कानून साजी फौरी तौर पर करने का फैसला किया गया है। बेंच बनाने, तरीक़ाकार को बदलने पर भी गौर किया गया है। हुकूमत का यह फैसला इलेक्शन से खौफ का नतीजा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अहम केस की समाअत कर रही है। हकीकत यह भी है कि इस फैसले के बाद एक नया बहरान सर उठा सकता है। इस फैसले पर वकला बरादरी का रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये देखना भी अहम होगा। तहरीक इंसाफ इस फैसले के खिलाफ क्या कर सकती है, जिसे इंतखाबी जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही। हुकूमती अफराद मुसलसल इमरान खान को फितना करार देकर ख़त्म करने की धमकियाँ दे रहे हैं, मुकदमात में उलझाकर इनकी हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद को रोक रहे हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत के इस फैसले के क्या असरात होंगे। इसी से आगाज़ करेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुजम्मिल, ये जो अब हम देख रहे हैं, पहली दफ़ा इस तरह हो कि कोशिश ये हो रही है कि ना सिर्फ ये कि सुओ मोटो की ताकत चीफ जस्टिस से ली जाए और फुल कोर्ट का मामला किया जाए, बल्कि इसके साथ बेंच का भी। क्या ये काबिल अमल है? क्या इससे कोई हमारी अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि बेशक लेजिस्लेशन का इख्तियार जो है वो तो पॉलिटिशियंस का ही है, पार्लियामेंट की अथॉरिटी उस पर वाज़े है, लेकिन उसका जो विज़न है उसको देखना पड़ेगा कि उसका विज़न कितना ब्रॉड है। अगर तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेकिंग के लिए है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारा पर्पज़ अचीव हो जाए, तो फिर लेजिस्लेशंस अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसी होती आई हैं। एक मिसाल आपको दे देता हूँ, अमेरिका की अगर हम बात करें तो 1776 से लेके 2023 तक जितनी लेजिस्लेशंस अमेरिकी कानून में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं 25-26 के करीब होंगी। पाकिस्तान में 70 सालों में तकरीबन उतनी होने वाली हैं। उसकी वजह यह है कि हम इतना क्विकली लेजिस्लेशन की तरफ तो चले जाते हैं, लेकिन हमारा विजन सिर्फ ये होता है कि या मुझे फ़ायदा हो जाए, मेरी सियासी पार्टी को हो जाए, मेरे वज़ीर आज़म को हो जाए, या मैं जो चाह रहा हूँ, जिन लोगों को मैं लगाना चाह रहा हूँ किसी मखसूस पोजीशन पर, वो लग जाएं। तो अगर तो आपका विजन सिर्फ ये है कि चीफ जस्टिस का इख्तियार जो है उसको डिसेंट्रलाइज़ करना है कोर्ट को, बेसिकली कि उनसे इख्तियार लेकर तमाम बेंच के जो मेंबरान हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये प्रिंसिपल की बेस पे नहीं है। ये किसी आपका कहना चाहिए कि कोई असूल पसंदी नहीं है आपकी, ये सिर्फ इसलिए है कि अभी फ़िलहाल आपको ये सूट करता है कि जो बेंच फॉर्मेशन है उस पर गवर्नमेंट जो है वो असरअंदाज होना शुरू हो जाए, क्योंकि फ़िलहाल नहीं हो रही।
ये 4-3 के फैसले की डिबेट इसलिए सामने आई थी कि वो बेंच को कबूल करने से इनकार कर रहे थे। तो इसीलिए इस नौयत की लेजिस्लेशन का पर्पस जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत गलत है, और वो सिर्फ ये है कि हमारा सियासी फ़ायदा जो नज़र आ रहा है उसके लिए पार्लियामान का इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें चूंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, अगर आपने सो मोटो की पावर ही सुप्रीम कोर्ट की खत्म करनी है तो वो तो नहीं हो सकती, लेकिन ये कटेल क्या किया जा सकेगा कि जी सो मोटो तो चले चुके आइन में है, 2/3 अगर इनके पास मेजॉरिटी होती तो उसको शायद खत्म करते, कि अब तमाम जजेस बैठेंगे सारी फुल कोर्ट, तो फिर होगा, फिर तो ना होने वाली बात। और ये जो हमारे इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब, इन्होंने तो बहुत कम इस्तेमाल किया है सो मोटो का, बल्कि तकरीबन ना होने के बराबर। सिर्फ उस वक्त हुआ जब रूलिंग आई थी कासिम सूरी साहब की, और उसके बाद अभी तो 2 जजेस ने लिख कर दिया था, वरना एक इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर था जो नून लीग के लिए बड़ा सुनहरी दौर और पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा अंधेरे का दौर समझा जाता है, उसमें तो बहुत सो मोटो थे। बिल्कुल, वो जुडिशल एक्टिविज्म की टर्म इस्तेमाल होती है ना, जिसको क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग कि जमहूरियत के अंदर आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से साकिब निसार साहब के दौर पर भी क्रिटिसिज्म होता है कि वो अस्पतालों पर छापे मार रहे हैं या बाहर जाकर वो जो है वो लोगों को डांट डपट कर रहे हैं उनकी, या फिर कोर्ट के अंदर एक फुटेज थी जिसमें उन्होंने फ़ोन उठाकर फेंक दिया एक कॉलीग का अपने, तो उस पर क्रिटिसिज्म इसलिए होता है कि ऑब्वियसली ये आइडियल रोल नहीं है। लेकिन अब आकर उतना, आपने सही कहा, आपसे एग्री करता हूँ कि उतना इस्तेमाल सो मोटो जस्टिस का नहीं हो रहा। इस फैसले के अंदर भी जो सो मोटो लिया है उसको भी मुतनाज़ बना दिया कि आया ये ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते, तो इतनी स्क्रूटनी बढ़ गई है सो मोटो के एक्शन के ऊपर। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है इख्तियारात के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि सो मोटो को तो रिवर्स नहीं कर सकते, जिस तरह से आपने भी कहा कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन जो बेंच फॉर्मेशन है उस पर जो बाकी जजेज़ हैं उनकी राय लिए बगैर बेंच फॉर्मेशन, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान के अंदर भी एक मिसाल है, आज से तकरीबन कुछ अर्सा पहले ही सुप्रीम कोर्ट के जज थे हिंदुस्तान में 2 से 3, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी चीफ जस्टिस के अगेंस्ट, और उन्होंने कहा कि ये जो बेंच बनाए जा रहे हैं ये अपनी मर्ज़ी के बना रहे हैं, हमारा कंसेंट शामिल नहीं है। उसके बाद मुशावरत हुई, मामला हल हो गया, लेकिन वहाँ भी मामला कोर्ट ने हल किया। आज भी अदालत के अंदर एक मोअज़्ज़ज़ जज ने यह बात की है कि जो भी फैसला आया है वो अदालत का अपना मामला है, उसको आप डिसाइड ना करें कि कितने मेंबर्स ने क्या फ़ैसला दिया क्या ना किया। तो यही मसला है कि इंटरनल मैटर है। मैं समझता हूँ बाहर से मुदाखलत करना इसको गलत होगा, क्योंकि इसका मतलब ये अपनी विल इन्फोर्स करना चाह रहे हैं, मर्जी का फैसला लेना चाह रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए आइडियली। तो इसमें सो मोटो का रिवर्सल नहीं है। लेकिन ये भी खबर सामने आ गई कि 3 सीनियर तरीन जजेस का कहा जा रहा है कि 3 सीनियर तरीन जजेस वो सो मोटो का फैसला करेंगे, और अब बिल कौमी असम्बली में कहा जा रहा है जी वो पेश किया जा रहा है। तो बड़ी तेजी से इस पे काम हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि शायद कल से पहले ही इसको किसी तरह से, या ये कम से कम जो अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है इलेक्शंस के हवाले से, उससे पहले कोई कानून साजी कर ली जाए। बिल्कुल, पहले तो कल की बात, असरअंदाज होने की कोशिश है एक तरह से। पहले कल की बात हो रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर में ही ये बिल जो है वो पेश कर दिया जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी कोई अपोजिशन नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो मौजूद नहीं है फ्लोर पे, और कोई वोकल अपोजिशन तो है नहीं जो डिबेट करने की बात करेगी। तो जो करारदाद पेश होगी सब उसके सामने जो है वो सर झुका लेंगे अपना। तो अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर भी कोई बहस नहीं होने वाली, क्योंकि गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। बिल बुलडोज करना यहाँ पर नॉर्म बन चुका है कि आप बिल लेकर आएँ और उसको बिल्कुल ऑब्सक्योरिटी के अंदर, इस तरह की रियासत को वो अंग्रेज़ी में ऑब्सक्योरेंटिज्म कहते हैं, कि आवाम को बताए बगैर कि उनका मफाद क्या है, इसमें इस लेजिस्लेशन का पर्पस क्या है, इसमें कौम के लिए क्या है, सिर्फ बिल बुलडोज करके पास करवाई जाएं। जबकि मकसद यही था कि आवाम को गाइड करना था और उनको कन्विंस करना था कि इसीलिए ये कानून साजी होने जा रही है। तो जो जल्दी आप देख रहे हैं ये इसीलिए है ताकि जल्द अज जल्द इंश्योर कर लें कि हमारी ग्रिप जो है वो कोर्ट पे बरकरार रहे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो अभी तक सामने आ रही है वो ये कि काबीना से मंजूरी भी हो गई है, और इसमें यह भी है कि अपील का हक भी हो। 3 सीनियर 3 जजेस होंगे, वो सो मोटो को देखेंगे और फिर इसके में अपील का हक भी होगा। पहले हमारे निज़ाम पर बड़ा बोझ है, और मौजूदा चीफ जस्टिस के दौर में कम से कम देखा पेंडेंसी कम हुई, लेकिन आइन में पब्लिक इंपॉर्टेंस और बुनियादी इंसानी हकूक, और हमने देखा है वैसे तो ज़्यादा अरसा तो हमारा आइन वैसे ही मुअत्तल रहा है, अब फिर बड़ा बुरा हाल है, तो उसमें बुनियादी इंसानी हकूक की आज भी हम इतनी खुली खिलाफवर्जी की देखते हैं। हम आगे चलकर बात करेंगे किस तरह जनाब किसी को भी उठा लो, गायब कर दो, कुछ भी हो जाए, तो वहां तो जो हुकूमत होगी फिर इसमें तो अगर फिर तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रहेगी। नहीं उसामा, वो आप देखें, सिद्दीक जान हमारे साथ है, मैं माजरत चाहता हूं। सिद्दीक जान, क्या कहते हैं आप? ये जो अब खबर आ रही है कि जनाब मंजूर भी हो गई है काबीना से, और आज ही जैसे लगता है पास भी हो जाएगा बिल, बड़ी तेजी दिखाई गई है। देखिए, ये जो मर्जी कर लें है कि अगर एक लम्हे के लिए मैं उसमें नहीं जाता कि ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, या सुप्रीम कोर्ट इसके साथ क्या करेगी, अगर मैं ये बात मान भी लूँ कि सो मोटो के ऊपर इन्होंने कानून साजी कर दी है कि चीफ जस्टिस जो है वो सो मोटो नहीं ले सकते, और 3, 4, 5 जजेस पे मुश्तमिल एक कमेटी होगी जो फैसला करेगी कि सो मोटो लेना या नहीं लेना, अगर ये बात मैं मान भी लूँ तो चीफ जस्टिस सो मोटो नहीं लेंगे, तो उनके पास पिटीशंस आ जाएंगी
और जो मेन मसला है वो है इलेक्शन रुकवाने के हवाले से तो इलेक्शन के हवाले से तो ऑलरेडी उनके सामने पिटीशन है, अभी भी वो पिटीशन सुन रहे हैं, सो मोटो नहीं सुन रहे। पहली बात तो ये है। दूसरा जो मामला है वो ये है कि जो कुछ और ये इख्तियारात महदूद कर रहे हैं, उसमें ये भी देखना होगा। अभी हमारे दोस्त साकिब बशीर ने बड़ा अच्छा एक ट्वीट किया हुआ था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको कहा कुछ और जा रहा है, डराया किसी और से जा रहा है जो पार्लियामेंट है और जो ये PDM सरकार है इनको, और ये जो कानून साजी करने जा रहे हैं वो अगले चीफ जस्टिस के आड़े आ जाए, जिनसे बहुत सी तवक्कुआत हैं इस ख़ानदान को, इन लोगों को, इन जमातों को, कि वो बहुत कुछ इनके लिए करेंगे, जो कि मैं नहीं इससे इत्तफाक करता कि वो कोई आके इनके लिए कोई इस तरह की चीज़ें करेंगे जो ये उम्मीद और आस लगाए बैठे हैं। लेकिन ये फिर उनके लिए भी मसाइल होंगे। देखें, आज के जो दिन था, मेरा ख्याल है पहले जब तक हमारे साथ इत्तलात ऐसा नहीं आते, मैं थोड़ी सी आपकी आज की प्रोसीडिंग जो है वो आपको और मुज़म्मिल साहब को बता दूं कि आज हुआ क्या है अदालत में। एक तो यह है कि आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जो है वो इतराफ़ कर लिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई आइनी और कानूनी इख्तियार नहीं था कि वो इलेक्शन की तारीख को एक्सटेंड करते, और उन्होंने ये जो एक्सटेंड किया तारीख, ये उन्होंने वो जो उनके पास एक मिसाल मौजूद है, जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो उस वक्त उन्होंने तारीख आगे की थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि वो मामला चैलेंज नहीं हुआ था अदालत में। दूसरा मामला यह है कि उस वक्त पूरी कौम एक पेज पर थी कि वो इतना बड़ा सानिया था, कौमी सानिया था, और वो इतना बड़ा सानिया था जिस पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के दफातर जला दिए गए, एक सूबे में रिकॉर्ड जला दिया गया, तब भी 40 दिन सिर्फ इलेक्शन आगे गया था, 40 दिन, और यहाँ पे जनाब 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर को ले गए हैं। दूसरी बात यह है कि जितनी भी रीजंस बताई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि उन्होंने जल्दी में ये ऑर्डर लिखा है, उसमें उन्होंने रेलिवेंट चीज़ें नहीं लिखी, और जिन चीज़ों को उन्होंने बुनियाद बनाया है उनकी आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ये क्या गारंटी है कि आज ये जो कह रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो 8 अक्टूबर को भी वो कहें कि जनाब हालात जो हैं वो ऐसे नहीं है कि इलेक्शन हो सके। तो इस सारी सूरत हाल में आज एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दायरा इख्तियार नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तारीख को चेंज कर सके। हाँ, वो इलेक्शन शेड्यूल को चेंज कर सकता है, इलेक्शन प्रोग्राम को चेंज कर सकता है, इलेक्शन की तारीख को चेंज नहीं कर सकता। तो यानी प्रोग्राम में यह है कि अगर 20-25 दिन है, 30 दिन है इलेक्शन कैंपेन की, वो उनको 15 दिन कर दे, लेकिन इलेक्शन की तारीख के साथ छेड़छाड़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन के अपने मौक़िफ़ में तज़ाद है, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि इलेक्शन तो होंगे। और आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के रिमार्क्स बहुत आम थे, जब उन्होंने पूरा जो 18 घंटे से बयानिया चल रहा था, तमाम बोल को, एक आज़ाद चैनल को छोड़ के जो पूरा एक बयानिया चलवाया गया, ये 4 दिन का फैसला है, उस पर जमाल खान मंदोखेल साहब ने कह दिया कि ये हमारा इंटरनल मामला है। इस वक्त इस बेंच के सामने मसला ये नहीं है कि 4-3 का है या किसका फैसला है, इस बेंच के सामने एक ही सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दायरा इख्तियार है या नहीं है, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख को इस तरह से तब्दील करे। अच्छा मुजम्मिल, ये बार बार जो बात की जाती है बेनज़ीर की शहादत का मामला, ये तो बड़ा वाज़ेह है कि वहाँ शेड्यूल आ चुका था, सब कुछ हो गया था, और ना तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कहेंगे कि ये देखिए खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या भी नहीं हुआ, तो बड़ी कमज़ोर ग्राउंड पर इस वक्त हुकूमत या इलेक्शन कमीशन खड़ा है, उनको भी इस चीज़ का पता है, और शायद उसी के हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं कि काबीना का इजलास और वहाँ पर तकरीरें शहबाज शरीफ साहब, तो एक प्योरली कानूनी मामला है, आइन में इतना सादा है। और वो जो आपने बड़ी अच्छी बात बताई अमेरिका के हवाले से, हमारा इतना उलझा दिया जाता है कि एक डिस्कनेक्ट होता है पब्लिक से कि जी पब्लिक का क्या लेना है, उन बेचारों को क्या समझ है आइन की। 90 दिन का सीधा सादा लिखा हुआ है, बड़ी आसान बात, अगर कोई इबहम है तो सुप्रीम कोर्ट है उसने बता देना है। हमारे यहाँ उस मामले को ऐसे अजीब गरीब किया गया जी। मंदोखेल साहब, उनकी भी आपने बात कर दी, अब तो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। बिल्कुल, देखें ना, ये एक और भी सवाल मंदोखेल साहब ने भी आज जिसको रेज़ किया, मैं समझता हूँ कि असल चलें वो पॉइंट ऑफ डिबेट हो सकता है कि एक बंदे की ख्वाहिश पर उन्होंने कहा कि असम्बली तहलील हो सकती है या नहीं, इस पर भी हमें वाज़ेह जो है वो एक जवाब चाहिए होगा। उसकी वजह यह है कि असम्बली की डेज़ोल्यूशन पर भी क्वेश्चन है, लेकिन ओवरऑल 90 डेज़ के हवाले से तो क्लैरिटी है, और उसमें यही है कि 90 रोज़ से आगे इंतखाबात को ले जाने का कोई जवाज़ नहीं था। जो मिसाल आप कह रहे हैं बेनज़ीर साहिबा की जो इस्तेमाल की जा रही है, वो सिर्फ एक लूप होल तलाश की है कि पहले एक प्रेसिडेंट मौजूद है उसका इस्तेमाल कर लें। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस ने आज ये भी कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अजीम के दौरान भी इंतखाबात होते रहे, ब्रिटेन के अंदर हुए और जगहों में हुए, तो अगर वर्ल्ड वॉर लगी हुई है तब इंतखाब नहीं वहाँ पर हो रहा है, तो आपके यहाँ पर क्या हो रहा है उस तरह का जो उससे कंपेरेबल हो। 20 अरब रुपया, बिल्कुल 500 अरब रुपया आप कह रहे हैं हमने एक महीने में जनाब टैक्स इकट्ठा कर लिया, 10 अरब रुपए के तो लैपटॉप बांट दिए हैं, उसमें 10 और डाल के इलेक्शन करवा लेते। तो यही तो सवाल हो रहा है कि ये किस किस्म का जवाज़ तलाश किया जा रहा है। लेकिन बात वही है जो सदीक साहब भी कह रहे हैं कि इंतज़ार किया जा रहा है कि कोर्ट के अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ हो जाएँ,
सदर मुमलिकत का ऑफिस भी जो है वो चेंज हो जाए और उसके बाद शायद हमारा फ्रेंडली सेटअप आ जाए, जो कि मैं समझता हूँ गलत है। क्योंकि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई इंसान जो है वो अपनी ड्यूटी करने से पहले आपका सोचेगा कि आपको क्या चीज़ फ़ायदा देती है, ऐसा होने नहीं वाला। इसमें एम्बेरसमेंट होगी आपके लिए, क्योंकि मैंडेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। आवाम जो बात कर रही है वही होने जाना है, क्योंकि आपकी पॉपुलर सपोर्ट लूज़ हो चुकी है और वहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो पॉलिटिकल कैपिटल इतना बुरी तरह लूज़ हुआ है PDM का कि उसको रिवाइव नहीं कर सकते। अच्छा सिद्दीक जान, वुकला इस पर क्या सोच रहे हैं? लोगों को तो वोट का हक जब मिलेगा, क्योंकि अभी तो छीन लिया गया है, लेकिन वुकला एक बड़े मुतहरिक हैं इस मामले में, उनकी क्या सोच नजर आ रही है? देखिए वुकला जाहिर है कल एक कन्वेंशन है, उसमें देखना होगा कि वो क्या लाहेमल का ऐलान करते हैं। देखिए जो बात अभी आपने इसका हवाला दिया, ये बात आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मैंने अखबार में ये चीज़ पढ़ी कि जो हमारे वज़ीर ख़जाना है उन्होंने कहा कि एक माह में हमने 500 अरब रुपए इकट्ठा किया है। तो एक माह में अगर 500 अरब इकट्ठा किया तो इलेक्शन के लिए तो सिर्फ 20 अरब चाहिए, और टोटल 11,000 अरब के हमारे अखराजात हैं सालाना, 11,000 अरब के, और उस 11,000 अरब में से सिर्फ 20 अरब चाहिए इलेक्शन के लिए। और अदालत ने आज यही कहा है कि फिर एक और बात भी अदालत ने कही, वो ये लैपटॉप स्कीम का जिक्र हुआ, वो तरक्याती फंड्स का जिक्र हुआ, बल्कि अदालत ने यहाँ तक कहा कि जो IMF का सहारा लिया गया है, IMF ने का जो कहा गया, IMF ने भी इसको कह दिया कि नहीं, हमने ये नहीं कहा कि अवाम पाकिस्तान को यह हक ना दिया जाए कि वो अपने नुमाइंदे जो है वो चुन सकें। फिर अदालत ने ये बात किया कि कल को कोई भी निगरान आएगा, वो निगरान बैठ जाएगा और कहेगा पैसे नहीं है, पैसे मैं जारी नहीं करता, तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे क्या? और ये क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात जो है वो बिल्कुल ठीक होंगे? और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आज इंकशाफ हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बार भी आर्टिकल 220 के तहत जो डायरेक्शन देनी होती है इदारों को, वो डायरेक्शन नहीं दी बस। और फिर एक और चीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुशावरत करनी थी इलेक्शन शेड्यूल देने से पहले, तारीख देने से पहले, तारीख आने से पहले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तारीख आने के बाद, शेड्यूल जारी करने के बाद मुशावरत शुरू कर दी। फिर आज एक और चीज अदालत के सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अगर इदारे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट उनको बता दी कि क्या करना है, खुद ही उठा के, और उन्होंने जनाब बादशाहत है जैसे यहाँ पे कि बादशाह सलामत बैठे, और उन्होंने उठा के और 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर इलेक्शन कर दिया। और ये किसको नहीं पता कि कौन अक्टूबर तक इलेक्शन ले जाना चाहता था। तो बात यह है कि इतनी, यानी जो तारीख PDM कह रही थी वो इलेक्शन कमीशन ने दे दी। तो इससे ज्यादा आप क्या मतलब करेंगे कि पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा है, जिसका एवरेज IQ लेवल है उसको भी पता है कि कौन करवा रहे ये चीजें, कहां से हो रही हैं, और सबको पता है कि किस मुलाकात के बाद ये इलेक्शन कमीशन ने रात की तारीखी में ऐलान कर दिया 23 मार्च को, क्योंकि 20-21 मार्च को कुछ मीटिंग्स हुई थी और उसमें बड़े सख्त जो है वो सवालात किए गए थे, बड़ा टफ टाइम दिया गया था और कहा गया था कि हमें लगता है हमारे साथ डबल गेम हो रही है कि एक तरफ मामला इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद फिर दो चीजें हुई, एक 23 मार्च का ये ऑर्डर आया इलेक्शन कमीशन का, और साथ ही तहरीक इंसाफ पर एक बहुत सख्त जो है वो क्रैकडाउन शुरू हुआ। ये दो चीजें शुरू हुई उन मुलाकातों के बाद, जहाँ पे PDM को ये लगा कि हमारे साथ डबल गेम हो रही है, क्योंकि वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान जमान पास से गिरफ्तार नहीं होता, जुडिशल कम्प्लेक्स से गिरफ्तार नहीं होता, जुडिशल कम्प्लेक्स में वो गाड़ी से उतर के कोर्ट रूम तक नहीं जाता, अदालत 18 तारीख को 30 तारीख दे देती है। तो हमें लगता है हमारे साथ डबल गेम हो रही है। तो मुझे लगता है कि उनको PDM को ये यकीन दिलाने के लिए कि आपके साथ कोई डबल गेम नहीं है, दिलो जान से आपके साथ हैं चीजें, उसके लिए फिर ये करवाया गया कि इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन मुलतवी करवाए गए और बहुत सख्त क्रैकडाउन शुरू किया गया। अजहर मिशवानी आज 5 दिन हो गए, अभी तक अजहर मिशवानी लापता है, कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन जारी है। और लगता ही है बहुत से लोगों को कि अगर इन 10, 12, 14, 15 लोगों के तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोग हैं इनको पकड़ लेंगे तो शायद सोशल मीडिया पर जो बातचीत हो रही है वो रुक जाएगी। ऐसा नहीं है, हर पाकिस्तानी बात कर रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानी लाखों हैं वो बात कर रहे हैं। तो देखो अभी पता नहीं किस दौर में रह रहे हैं। अजहर मिशवानी को जी बात मुकम्मल कर लें, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। जी सिद्दीक, बात अजहर मिशवानी को पकड़ने से या जो और 8-10 लोग पकड़े हैं उनको पकड़ने से लोग ये नहीं हो सकता कि बात करना छोड़ दें। देखें जो कुछ अजहर मिशवानी के साथ किया जा रहा है उससे क्या वो फिर मोहब्बत करना शुरू कर देगा? तो देखिए इस तरह से इज्जत करवाई जाती है, इज्जत कमाई जाती है, जबरदस्ती नहीं कराई जाती। आप डंडे के जोर पे किसी से अपनी इज्जत नहीं करवा सकते, इसलिए ये जुल्म जबर तशद्दुद बंद करना होगा। इस पर हम कानून के मुताबिक चीजें करनी होगी। अगर किसी पे इल्जाम है उसको पकड़े और गिरफ्तार करके उसको जेल में बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, उसके घर वालों को बताएं कि इल्जाम क्या है, उसको ये हक हासिल है, आइन हक देता है, वकील कर सके पता तो हो। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे इस पर हम मजीद बात कर सकें कि क्या हो रहा है। 60% ज़्यादा आबादी नौजवान है, जब आप नौजवानों के साथ ही करेंगे तो आप उनके दिल नहीं जीत सकते, उनकी कोई मोहब्बत नहीं जीत सकते। इस पर भी बात करेंगे। और IMF के हवाले से क्या हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब ने फिर कह दिया जी IMF तो मान ही नहीं रहा, अब दोस्त ममालिक भी मदद को नहीं आ रहे। ब्रेक के बाद बात करेंगे।
अब पता चला। अब पता चला। काबीना की मंजूरी के बाद अब कहा जा रहा है कि ऐवान से भी मंजूरी ले ली जाएगी कल ही, और सुओ मोटो की ताकत जो है उसके हवाले से अब अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, या ये कहे कि कानून साजी की जा रही है। इत्तेजाज अहसन साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी और कानूनी माहिर हमारे साथ हैं। इत्तेजाज साहब, आप क्या कहते हैं कि यह अब फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा, सुप्रीम पाबंद हो जाएगी कि तीन जजेस ही होंगे तभी सुओ मोटो लिया जा सकेगा? और इसके अलावा ये भी बात की जा रही है कि जी किस तरह बेंच बनाया जाए, उसके हवाले से भी सोचा जा रहा है। ओसामा, एक चीज तो क्लियर हो गई, एक चीज तो इस मुजव्वदा कानून के तजवीज़ किए जाने से क्लियर हो गई कि हुकूमत ने ये तस्लीम कर लिया कि इस वक्त उनके बयानिए में, उनके नैरेटिव में एक कमजोरी है और उसको पुर करने के लिए लेजिस्लेशन की जरूरत, यानी ता वक्त कि वो लेजिस्लेशन पास होती है। ये जो कुछ किया है चीफ जस्टिस ने वो दुरुस्त किया, और जो जजेस चीफ जस्टिस के साथ हैं, ये एक डिवाइड पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो बिल्कुल आइन पे चल रहे हैं, कानून पे चल रहे हैं। अगर कानून में ये इनके मौक़िफ़ में ये सुकम ना होता तो इनको कानून की नए कानून बनाने की जरूरत ना होती। बिल्कुल ठीक। तो ये तो तय हो गया कि अभी तक इस वक्त का जो कुछ चीफ जस्टिस और वो मेजॉरिटी ऑफ 5-3 ने किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और अब ये आइंदा के लिए बना सकते हैं कानून, आइंदा के लिए बनाए। जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त पेंडिंग है, जेर समाअत है उनके, उसको तो ये अफेक्ट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने के पास हो या एक्सरसाइज कर रही हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर वो नहीं दी जाती। जबरदस्त। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए इनके पास वो अक्सरियत ही नहीं है, उतनी नंबर भी नहीं है। उसके लिए 228 मेंबर होने चाहिए, 342 का 2/3 जी। अब वो है नहीं इनके पास। बिल्कुल ठीक। तो अब ये लेजिस्लेशन से करना चाहते हैं। उससे एक बात ये हुई कि ये तस्लीम कर लिया कि जो कुछ अभी तक हुआ वो दुरुस्त हुआ, आइन के और कानून जो कि राइजुल वक्त कानून है उसके मुताबिक है। और दूसरी बात ये है कि ये मौसर बमाजी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट जिस केस की और जो ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रही है वो आप उससे छीन नहीं सकते विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक ठीक। सिद्दीक एजाज साहब, इसको थोड़ा सा मजीद हमारे देखने वालों के लिए एक्सप्लेन कीजिएगा कि जो आप बात कह रहे हैं कि जो ये चाहते हैं वो ये आईनी तरमीम के बगैर नहीं कर सकते, और ये तो कानून साजी के जरिए जो है वो बहुत सी चीज़ों को रेगुलेट करने जा रहे हैं, खास तौर पे 184(3) को। तो क्या 184(3) को जो है वो किसी हद तक ये उसमें कुछ कदगने लगा सकते हैं कानून साजी के जरिए, कुछ भी नहीं कर सकते आईनी तरमीम के बगैर? नहीं, आईनी तरमीम के बगैर कुछ नहीं कर सकते, ये तो बेसिक पोजीशन। पर इन्होंने ये कहना है, इनकी ये सारा नजरिया जरूरत ग्रुप बन गया। ये जो मैं तो पहले कह रहा था 2 ग्रुप थे जिनके बारे में खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि जी हमारे केस उन जजेस के सामने ना लगाए जाए जो जजेस हमारे खिलाफ हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एड्रेस किया चीफ जस्टिस को। अब तो 2 किस्म के जज हो गए, वो जज जो शरीफ खानदान के खिलाफ है उनके मुताबिक, उनके अपने मुताबिक, और वो जज जो शरीफ खानदान के हक में। अब जब ये हो गई दोनों बात, तो फिर उसके बाद अब जब ये डिवीजन इन्होंने कबूल कर लिया, वो डिवीजन जो चल रही है वो जो शरीफ खानदान के हक में है जजेस, वो खड़े हैं, कहते हैं कि नजरिया ज़रूरत को इस्तेमाल करो, 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए आइन के तहत, लेकिन वो अब नहीं हो सकते क्योंकि वो पैसे नहीं है। सिपा सालार नफरी नहीं देना चाह रहा, वो भी नहीं चाहता यानी कि इलेक्शन हो, और राना सनाउल्लाह रेंजर्स नहीं देना चाहता। तो किस तरह हम करा सकते हैं इलेक्शन? ये सब इनके मातहत है, सब इनके मातहत है।
जी। सब पे लाजिम है कि इनकी हुक्म माने, पर ये खुद ही नहीं कराना चाहते। अब ये नया तरफ जिस तरफ चल पड़े हैं कि कानून बना दे। अव्वल तो कानून आइन की में दिए गए इख्तियारात को तलब नहीं कर सकते। नंबर 2, ये अगर कानून को पास भी कर देते हैं तो मकसद व मादी नहीं होगा। जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने मामलात हैं वो उसी तरह चलेंगे जिस तरह के चीफ जस्टिस या वो बेंच की अक्सरियत चाहेगी जो सुन रहा है। ठीक है। और जी। इनको मेरे भी ख्याल को इसका फायदा हो सकता है। एतजाज साहब, ये आई जी, थिंक इसको जुडिशल रिफॉर्म्स कहा जा रहा है वैसे तो सो कॉल्ड, लेकिन जो सो मोटो के हवाले से बात है कि उसको भी लिमिट किया जा रहा है, तो क्या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर हासिल है या उसको कर्टेल कर सकती है गवर्नमेंट? और दूसरी चीज़ ये कि जो आज कोर्ट ने कहा है कि इमरजेंसी लगाना पड़ेगी अगर इंतखाबात को आगे करना है, तो आपको लगता है कि ये इमरजेंसी से भी फिर गुरेज नहीं करेंगे अगर इन्होंने अपना पॉलिटिकल एंड अचीव करना है इस तरह से? तो नहीं, इनके लिए तो बहुत डेस्परेट हो गए, ये तो इसमें लगता है कि बहुत डेस्परेट हो गए। और ये जिस तरह देखो ना, हर तरफ ही अब सिविलियन कपड़ों में लोग उठा रहे हैं, अगवा कर रहे हैं कैमरों के सामने, बंदों को अगवा कर रहे हैं और बंदे गायब हो रहे हैं, उनका कोई अता पता नहीं नजर आ रहा उसके बाद। और जिस तरह इन्होंने वो अली बिलाल बेचारे के साथ किया, जिस तरह इन्होंने भगाया उसको अरशद शरीफ को, ये तो बहुत बहुत डेस्परेट हो। अच्छा, वकला कन्वेंशन भी हो रहा है एतजाज साहब, आपकी इतनी इज्जत है वकला में, आप जानते हैं, आपसे हर कोई मिलता है जब भी आप जाते हैं, क्या आपका तो उनकी नब्ज पर हाथ है, आप समझते भी हैं, आपके इतने ज़्यादा शागिर्द हैं, क्या सोच रहे हैं वकला इस वक्त? वकला मेरा ख्याल है ये सोच रहे हैं, वो देख रहे हैं, बड़ी परेशानी से देख रहे हैं, और इसका नतीजा कुछ जल्द निकलेगा। ये क्योंकि ये इस वक्त जो चीफ जस्टिस और उनके साथी जजेस को माइनॉरिटी में रिड्यूस करके ये करना चाहते हैं वो अमल जिसकी बुनियाद और उस रवायत को बढ़ाना चाहते हैं जिसकी बुनियाद चीफ जस्टिस मुनीर ने 1954 में रखी। अब वो रवायत है, एक दूसरी तरफ रवायत वो है जो AR कॉर्नेलियस की रवायत थी, जिसका उस वक्त अक़लियती फैसला था। जस्टिस मुनीर ने नजरिए जरूरत को अपनाया, जस्टिस कॉर्नेलियस ने अकेले थी आवाज, उसने कहा नजरिए जरूरत ये नहीं हो सकता, जो आइन में लिखा है मसलन आइन में लिखा है 90 डेज तो 90 डेज है, ये कितना आप 6 महीने आगे ले जा सकते हैं, कोई 2, 4, 5 दिन 10 दिन बढ़ा भी दो, वो हमने इजाजत दी है, पर ये इस तरह की तो तवाइफुल मलूकी नहीं हो सकती कि आइन कुछ कहता रहे और आप कुछ उसके मुख्तलिफ करते रहे। और आर्टिकल 254 का एक बहाना, हीला बहाना बना के, वो भी गलत है। अब ये इनको दरअसल जो ये है ना कि वो नफरी नहीं देना चाह रहा, जो वो भी इनके साथ ही बैठे हैं, और ये उसके बलबोते पे ज्यादा हुए हुए इस वक्त, ज्यादा पुरजोश हुए हुए जी। और पुरजोश होते हुए ये अपनी टांगें भी काट रहे हैं, कुल्हाड़ी अपनी टांगों पे भी मार रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में जो ये जुडिशरी है, जो कुछ ध्यान ख्याल इंडिपेंडेंट जजेस, जो आज़ाद जजेस है, जो नज़रिया ज़रूरत के खिलाफ, जो चीफ जस्टिस मुनीर की नहीं जस्टिस कॉर्नेलियस की रवायत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक। अब ये लोग, वो लोग जो है, हमें इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना इस ट्रेडिशन में। दूसरी ट्रेडिशन में तो मार्शल लॉ लगे तो उसको जायज़ करार दे देना, बड़े मजे से, कोई उनके ज़मीर पे बोझ नहीं है। वो 200 का केस हो, जस्टिस मुनीर हो, वो बेगम नुसरत भुट्टो का केस हो, चीफ जस्टिस अनवारुल्लाह को, वो ये जफर अली शाह का केस हो, जस्टिस इरशाद हसन खान हो, लेकिन कॉर्नेलियस का जो इख्तलाफी नोट, अक़लियती वोट इख्तलाफी नोट है, और जो हमूदुर रहमान का फैसला है
आसमा जिलानी के केस में जब याह्या खान के मार्शल लॉ को गलत करार दिया गया, नाजायज करार दिया गया, ये दो भी है। ये जो कॉर्नेलियस की ट्रेडिशन है हमारे हाँ, उसको सर उठाने की भी मौका नहीं दिया गया। और मुनीर की ट्रेडिशन को लेकर हम उसकी रवायत को लेकर और हम ने सारे अपने मामलात उसके तहत किए और वो नजरिया ज़रूरत था। नजरिया ज़रूरत है कि आइन तो ये कहता है, पर आइन को जादो बहाल में हमारी ज़रूरत इस वक्त आइन नहीं है जी। अच्छा, ये नजरिया ज़रूरत है। अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब, अब हम देखते हैं एक दिन मरीम साहबा एक दिन पहले कुछ वकला को बुलाकर अपने लॉयर्स को बुलाकर कुछ बात करती हैं, फिर हम इख्तिलाफी नोट देखते हैं। अब मरीम साहबा कह रही हैं जी इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात का फैसला होगा कि 4-3 को 3-2 में क्यों बदला गया, इसके पीछे मकासद क्या थे और इसमें कौन कौन शामिल था। क्या इस अहम तरीन नुक्ते का अहाता किए बगैर जोर ज़बरदस्ती से कानून के खिलाफ फैसले को कालीन के नीचे छुपाकर कोई भी फैसला काबिल कबूल होगा? हरगिज़ नहीं। तो वो तो फैसला दे चुकी हैं, वो उन्होंने तो सुना दिया कि वो नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट। नहीं, वो मैं उनके जो सवाल का कि 4-3 को किसने 3-2 में तब्दील किया, ये तो इसका जवाब तो आपको ये मंसूर अली शाह की जजमेंट से निकल आता है। मैं इसको जजमेंट नहीं कहता हूँ। मंसूर अली शाह ने जो आज लिखा है नोट, वो शाह साहब की जजमेंट नहीं है सच, वो एक एकेडमिक नोट है, वो एक एकेडमिक ऐसे है, मजमून है। वो किस लिए नहीं है, क्यों वो मैं कहता हूँ कि वो जजमेंट नहीं है। जो जजमेंट है कॉमन, जिससे 5 जजों के दस्तखत है, वो 1 मार्च 2023 की है। उस पे 5 जजों की दस्तखत है। उसमें यह कहा गया है कि 3 जज अक्सरियत में है और 2 जज अक्सरियत में है। वो पहला जुमला जो चीफ जस्टिस ने अदालत में पढ़ा वो ये था कि बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3 against 2 वी आर गिविंग दिस जजमेंट। बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3 against 2। ये दोनों बैठे हुए थे जो असलियत में, मंसूर शाह साहब भी बैठे हुए थे और बंदो खेल साहब भी बैठे। इन दोनों में से किसी ने ये नहीं कहा सर ये तो 7-4 का 3-4 का बेंच है या 4-3 का डिवीजन है, आप 5-3 क्यों कह रहे हैं? अब वो 3-2 यानी 5 मेंबर जज वो बैठे ही 5 मेंबर थे। ये आपका सिद्दीक जान जरूर उस अदालत में गया होगा, इसे पूछ ले कि 5 बैठे थे कि 7 बैठे थे जब आखिरी 3 दिन थे, जब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होके आ गया। और जो जज उसमें बैठे ही नहीं वो किस तरह अपना वोट डाल सकते हैं? बिल्कुल ठीक। वो किस तरह फायदा दे सकते? ये कल मैं अगर जज हूँ सुप्रीम कोर्ट का, मैं कराची जा रहा हूँ तो मैं अपने साथी जज को कहूँ यार तुम्हारे सामने कल ये केस आना है उसामा गाजी का, उसके हक में जाना है और आप मेरा वोट भी डाल देना। मैं कराची बैठा हूँ, मेरा वोट इधर डाल। उस सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रॉक्सी नहीं होती, आप या तो बैठे हो इसमें या नहीं बैठे। तो अगर मरियम पूछती है कि किसने 4-3 को 3-2 कर दिया, वो मंसूर अली शाह साहब और बंदो खेल साहब ने एक्सेप्ट किया, बिल्कुल ठीक, उसने दस्तखत किए। सही सही। 5 मेंबर बेंच है, 6-7 किस तरह हो सकता है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा सिद्दीक जान, आज जमाल खान मंदोखेल साहब ने भी ये कह दिया कि ये हमारा इंटरनल मामला है कि ये जो 4-3 वाला है अटॉर्नी जनरल की बात पर फुल कोर्ट बनाने पर। आज एक बात तो अटॉर्नी जनरल भी मान गए हैं कि आइन और कानून में कहीं पर इलेक्शन कमीशन के पास ये गुंजाइश नहीं है कि वो सदर की अनाउंस करदा तारीख को एक्सटेंड कर दे। और साथ बेनज़ीर साहबा की शहादत का हवाला दिया गया कि उस वक्त जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे तो सिर्फ 40 दिन इलेक्शन आगे गए थे, जो एक नेशनल ट्रेजेडी थी। तो एतजाज़ साहब ये बताएं कि एक और बात ये कही जा रही है कि जब सदर की टर्म पूरी होगी तो कायम काम सदर पाकिस्तान जो हैं वो चेयरमैन सेनेट होंगे, उस वक्त ये कोई इमरजेंसी नाफिज करेंगे जिसके ऊपर दस्तखत कायम काम सदर के तौर पर जो चेयरमैन सेनेट है वो करेंगे और फिर उसके जरिए फिर इलेक्शन को 1 साल के लिए डिले किया जाएगा। जो सदर का जहाँ तक ताल्लुक है ना, सदर के इलेक्शन के लिए उसका इलेक्टोरेट जो है वो है नेशनल असेंबली, सेनेट और 4 सूबाई असेंबली। अब 2 सूबाई असेंबलियाँ जब तहलील हो तो वो किस तरह सदर के इलेक्शन हो सकते हैं? अब उसके लिए पहले इलेक्शन होंगे सदर के और फिर आएगा फिर सदर की पहले इलेक्शन होंगे इन 2 असेंबलियों, फिर सदर का इलेक्शन होगा। जब तक सदर का इलेक्शन नहीं होता, नया सदर
ये आइन में लिखा है अलवी साहब विल कंटिन्यू एज प्रेसिडेंट। ये तो इनके खिलाफ जाएगी बात। ठीक, मुज़म्मिल एतजाज़ साहब, ये जो बेंच फॉर्मेशन के हवाले से कल भी जो बहस हुई कोर्ट के अंदर, हमने सुना वन मैन शो को भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये नहीं होना चाहिए या फिर इसमें क्लैरिटी आनी चाहिए। आइडियली आपकी राय इस पर क्या है कि तयन किसको करना चाहिए? आया फुल कोर्ट की ओपिनियन लेनी चाहिए या चीफ जस्टिस साहब को अपनी ऑटोनॉमी जो है वो ऑपरेशनलाइज करनी चाहिए इसमें? नहीं, फुल कोर्ट की तो अगर आप बेंच ही फुल कोर्ट का बना देंगे तो किसी ऐसे वक्त में जिस वक्त एक जजमेंट दे रहा होगा 17 जजेस का बेंच, अब जिस तरह वो NRO है उसमें कई गलत बातें हैं जजमेंट में, पर वो 17 जजेस का फैसला है, उससे नाराफी भी हो सकता। अब आइन में तरमीम करो या 17 या 18 जजेस का फैसला का बेंच बनाओ। अब 18 जजेस का तो बेंच बन ही नहीं सकता, 18 जज ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि उससे ज्यादा जज हो। अगर आपने रिवर्स कर दो, वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने 4-5 फैसले ऐसे दिए हुए हैं जो 15 जजेस, 16 जजेस, 17 जजेस और यूनानिमस फैसले हैं। बिल्कुल सही, यूनानिमस। अब जब वो यूनानिमस फैसले आते हैं सही, तो ये भी एक मतलब यह है जी सर, ये इंतज़ार साहब एक पंडोरा बॉक्स बन जाएगा। ये भी जो इस तरह की बात की जा रही है फुल कोर्ट वाला मामला, ये इतना आसान नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ अहसन साहब, आपने हमें वक्त दिया, प्रोग्राम किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।